अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे इंट्यूशन बिहाइंड ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेडियंट बूस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इट इज यूज्ड वाइडली इन इंडस्ट्री टू सॉल्व मैन्युअल प्रॉब्लम्स। जीबी इज ऑल्सो सीक्वेंशियल प्रोसेस। ग्रेडियंट बूस्टिंग भी एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, अपने ट्रेडिशनल बूस्टिंग मेथड्स को फॉलो करता है और क्रिएट करता है मल्टीपल वीक क्लासीफायर्स और स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर्स। क्या ज़रूरत थी ग्रेडियंट बूस्टिंग की? अडा बूस्टिंग हमारे पास था। ग्रेडियंट बूस्टिंग में क्या एडवांसमेंट्स हैं देखते हैं। Gradient boosting intuition. First step. As we assign weights in ADA boosting through given formula 1 upon n, हम ADA boosting के अंदर जो अपने सबसे पहले या इनिशियल वेट्स जो हम असाइन कर रहे होते हैं वो 1 अपॉन n के फॉर्मूले के थ्रू कर रहे होते हैं और सेम वेट्स हम असाइन कर रहे होते हैं। वी असाइन कांस्टेंट वैल्यूज थ्रू लॉस फंक्शन टू इनिशियलाइज द मॉडल। We use dependent and independent features as our training set initially। जबकि gradient boosting के अंदर हम कुछ constant values as an initial weights हम assign कर रहे होते हैं। और किस तरह कर रहे होते हैं? loss function के थ्रू। loss function can be different for classification and regression। For example, we use mean squared error, root mean squared error for regression, while log loss or hinge loss for binary। तो हम लॉस फंक्शन के थ्रू अपने इनिशियल वेट्स को असाइन करेंगे। किस तरह देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट मौजूद है जिसके अंदर आपके पास दो इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं और एक डिपेंडेंट फीचर। इंडिपेंडेंट फीचर्स के अंदर आपके पास आवर्स ऑफ फ्लाइट है और क्लास है फ्लाइट, और आपके पास डिपेंडेंट फीचर के अंदर है फ्लाइट प्राइस जो कि आपको प्रिडिक्ट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये 4 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसके अंदर आवर्स ऑफ फ्लाइट हमारे पास 6 आवर्स ऑफ फ्लाइट है और क्लास अगर ए क्लास है तो 70,000 रुपीज़ का टिकट हमें पड़ रहा है। अगर आवर्स ऑफ फ्लाइट अगेन 6 है मगर आपके पास क्लास बी है तो आपके पास फ्लाइट प्राइस जो है वो 50,000 रुपीज़ है। अगर आपकी आवर्स ऑफ फ्लाइट 5 है और क्लास बी है तो आपका 45,000 रुपीज़ का टिकट है। और अगर आपके आवर्स ऑफ फ्लाइट 10 है और आप ए क्लास से सफ़र कर रहे हैं तो आपका आवर्स ऑफ फ्लाइट 100K है। ठीक है, तो ये बेस मॉडल है जो कि इनिशियलाइज करेगा वाई हैट वैल्यूज़। वाई हैट वैल्यूज़ क्या है? जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखे थे, हमारा कांस्टेंट वेट। ठीक है, तो ये 66 66 66 66 इसने असाइन कर दिया तमाम रिकॉर्ड्स को। लेकिन ये 66 इसने किस तरह से कैलकुलेट किया ये देखते हैं। तो हमारे पास लॉस फंक्शन मौजूद है। लॉस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू एन 1/2 वाई माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज मौजूद हैं 70 50 45 और 100, हम इनको यूज करते हुए अपना वाई हैट कैलकुलेट करेंगे। तो 70 1/2 70 माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर प्लस 1/2 50 माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर प्लस 1/2 45 माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर 100 माइनस वाई हैट का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है? ये आपके जो स्क्वायर्ड जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो 2/2 ये दोनों कट जाएंगे और -1 ऐड हो जाता है इसके अंदर। तो 70 माइनस वाई हैट -1 प्लस 50 माइनस वाई का वाई हैट -1, इस तरह से -1 लग जाएगा। -70 वाई हैट प्लस -50 प्लस वाई हैट -45 प्लस वाई हैट -100 प्लस वाई हैट। ठीक है, उसके बाद हमने इन सबको इस -265 को हमने इक्वल्स टू के बाद भेज दिया तो हमारे पास ये प्लस के अंदर चला जाएगा 265, और ये 4 को हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन में वहाँ डिवाइड में 4 चला जाएगा। तो वाई हेड हमारे पास आ गया 66, और ये 66 वैल्यूज़ जो हैं ये हमने यहीं से कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने अपने वेट्स को इनिशियलाइज कर दिया। किस तरह से इनिशियलाइज किया? लॉस फंक्शन के थ्रू। लॉस फंक्शन डिफरेंट हो सकता है बाइनरी के लिए और डिफरेंट हो सकता है रिग्रेशन के लिए। फॉर एग्जांपल बाइनरी के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं हिंज लॉस या लॉग लॉस, और रिग्रेशन के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। ठीक है,
अब इसका सेकंड स्टेप है ग्रेडियंट बूस्टिंग का। इसके अंदर हम क्या करेंगे आइट्रेट m इज इक्वल्स टू m, सॉरी आइट्रेट m इज इक्वल्स टू 1 टू m, वेयर m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज इनपुट पैरामीटर्स। अब हमें जो इनपुट पैरामीटर्स दिया गया है कि n एस्टिमेटर्स हमारे इतने होने चाहिए, हमारे इनपुट ट्रीज इतने होनी चाहिए, हम उसको आइट्रेट करेंगे, कंप्यूट सूडो रेजिड्यूल्स और सूडो एरर थ्रू अ फॉर्मूला y माइनस वाई हेड। y माइनस वाई हेड के थ्रू हम एक और एरर रेट कैलकुलेट करेंगे, समझ लें आप। दीज आउटपुट्स आर आवर रेजिड्यूल्स एरर R1, ये हमारे रेजिड्यूल्स एरर होंगे R1। नाउ वी क्रिएट अ डिसीजन ट्री वेयर माई डिपेंडेंट फीचर्स आवर रेजिड्यूल एरर्स कैलकुलेटेड अबव, जो हमने कैलकुलेट किए थे, एंड इंडिपेंडेंट फीचर्स आर एज इट इज वॉज। जिस तरह से हमारे इंडिपेंडेंट फीचर्स थे वही रहेंगे, लेकिन अब जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो हमारे होंगे रेजिड्यूल एरर्स जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किए, और अब वो अब जाएगा मॉडल के अंदर, जो कि डिसीजन ट्री या वीक क्लासीफायर कोई भी हो सकता है। तो जब हमारे पास स्लाइड प्राइस थी जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, और उसके बाद वाई हैट हमने अभी कैलकुलेट किया 66। अब हम सूडो रेजिड्यूल्स कैलकुलेट कर रहे हैं किस तरह, वाई हैट माइनस वाई, ये वाई है हमारा, तो 66 माइनस 70, सॉरी 70 माइनस 66 4, 50 माइनस 66 माइनस 16, और इस तरह से ये तमाम सूडो रेजिड्यूल्स R1 कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने इंडिपेंडेंट फीचर्स जो कि हमारे थे आवर्स ऑफ फ्लाइट और क्लास वही रखेंगे, लेकिन हमारा जो डिपेंडेंट फीचर होगा जो कि पहले y था, अब वो हो जाएगा R1 जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, सूडो रेजिड्यूल्स जो थे हमारे। इनको हम लेके जाएंगे मॉडल M1 के अंदर और प्रिडिक्शंस लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास R2 कैलकुलेट हो जाएगा यूजिंग सूडो रेजिड्यूल्स नाउ क्रिएटिंग आवर फर्स्ट वीक लर्नर M1। एग्जाम्पल ट्री क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमने डिसीजन ट्री हमने लिया हुआ है M1 के अंदर, तो हमने R2 कैलकुलेट कर लिया। अब ये R2 जो है वो R1 से थोड़ा सा कम होगा, 4 है तो यहाँ 3 है, माइनस 16 माइनस 12 माइनस 21 माइनस 18, तो मतलब ये R2 अब कम हो रहा है, एरर रेट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये R2 जो कि हमारा था, अब ये M2 के अंदर जाएगा, और उसके बाद वही होता रहेगा, आइट्रेट होता रहेगा m इज इक्वल्स टू n तक, जो नंबर्स हमने n एस्टिमेटर्स के अंदर दिए। थर्ड स्टेप, नाउ मिनिमाइज द लॉस थ्रू सब्सटीट्यूटिंग अ वैल्यू फॉर लर्निंग रेट एंड कैलकुलेट द एरर रेट ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। अब जिस तरह से रेजिड्यूल्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे, हम अब एरर रेट को उसी तरह से कैलकुलेट करके कम करने की कोशिश करेंगे, लर्निंग रेट को मल्टीप्लाई करके। The trick is to keep fitting wrongly predicted data points with new decision tree till lesser predictions are wrong। तो ट्रिक ये है कि हम तमाम डेटा पॉइंट्स को बार बार जो कि रॉन्गली क्लासिफाइड हैं, तो ट्रिक ये है कि हम फिट करते रहेंगे रॉन्गली प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स को जब तक कि उनके एरर रेट हमारे पास कम ना हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेनिंग डेटा सेट मौजूद था जिसको हमने बेस मॉडल के अंदर कैलकुलेट करवाया, तो हमारे पास जो रिजल्ट आए वो वाई हैट आया बेस मॉडल का 66 जो कि हमने देख लिया। उसके बाद हमने एक और मॉडल M2 मॉडल के अंदर, सॉरी M1 मॉडल, वो तो बेस मॉडल था, तो ये M1 मॉडल है, और M1 मॉडल के थ्रू हमने रेजिड्यूल्स एरर कैलकुलेट किए, और ये हमारा पहला वीक लर्नर डिसीजन ट्री वैल्यू है, डिसीजन ट्री वीक लर्नर है। उसके बाद हमने M2 के अंदर हमने जब इस डेटा को सेंड किया तो हमारे पास वैल्यूज़ जो आई वो आई R3, ठीक है। और R3 किस तरह आई कि हमारे पास 66 ये था, प्लस 0.1 लर्निंग रेट है हमारा, और 4 ये जो रेजिडुअल एरर है ये आया, तो 66.4, और इस तरह से हमारे पास ये 66 रेजिडुअल एरर हमारे पास इस तरह से आ गया। और उसके बाद ये आइट्रेट हम करते रहे, और आखिर में हमारे पास हमने कैलकुलेशन की कि हम किस तरह से अपने एरर रेट को हम कम कर रहे हैं। तो एरर रेट को कम करने के लिए हमने लर्निंग रेट को शामिल किया, जैसे हमारा ये 0.1 जो है हमारा लर्निंग रेट है। फॉर एग्जांपल मैं अभी सिर्फ इन दो को देखता हूँ, अगर इन दो को, तो हमारे पास लर्निंग रेट की वजह से वैल्यूज़ कम से कम होती जा रही है, जैसे कि 66 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 66.4। पहले इसने 66 दिया था मुझे, लेकिन अब ये 66.4 दे रहा है, 70 के करीब होता जा रहा है ये। या फिर 66 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, अगर मैं लर्निंग रेट थोड़ा सा और बढ़ा दूं
तो मेरे पास 67.2 रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि 70K से करीब करीब तरीन होता जा रहा है. दिस आइटरेट until it gets minimal residual errors. Learning rate should be minimal to get global minimum in gradient descent easily. ये gradient descent का ग्राफ होता है जिसके अंदर हमें इस ग्लोबल मिनिमम के अंदर अपने रिजल्ट्स को लेके आना होता है ताकि हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर जनरलाइज्ड मॉडल हमें मिले. तो अब देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है अडा बूस्टिंग के अंदर और ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर. बेसिक प्रिंसिपल सेम है, सही है. डिफरेंस जो है वो है न्यू प्रिडिक्टर्स. डिफरेंस जो है वो ये है कि नए प्रिडिक्टर्स जो हैं वो पुराने प्रिडिक्शंस के साथ किस तरह से लर्न कर रहे हैं. तो अडा बूस्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो हमारे प्रिडिक्टर्स या डेटा पॉइंट्स होते हैं वो अगर रॉन्गली क्लासिफाइड होते हैं तो हम इन्हें पेनलाइज्ड करते हैं. जबकि ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर ये होता है कि जब हमारे पास रॉन्गली क्लासिफिकेशंस आती हैं तो हम उनको वेट्स डालने के बजाय उनको फिट करते रहते हैं. जबकि ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास जब मिस क्लासिफिकेशन डेटा पॉइंट्स आ रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें बार बार नए डिसीजन ट्रीज के साथ फिट करते रहें यहाँ तक कि हमारे पास एरर या रेजिडुअल्स जो हैं वो कम से कम होते चले जाएं. So the trick is to keep fitting wrongly predicted data points with new predictors till lesser predictions are wrong, and then use all vote in between all predictors to find the results. Voting classification के through ही हो रही होती है. Sometimes our ensemble models overfit a lot and sometimes underfit a lot. Values उस तरह रखनी होंगी कि हमें global minimum मिल जाए gradient descent के अंदर. तो लर्निंग रेट वैसे 0.01 टू 0.05 के अंदर हम रख रहे होते हैं. तो ये था ग्रेडियंट बूस्टिंग. अब इसके बाद है हमारे पास एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे. जब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.